बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विषय में नागरिक शास्त्र का पहला पाठ सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे। सत्ता का साझेदारी यानी सत्ता का बंटवारा, सत्ता के टुकड़े करना, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं है कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। तो ऐसे ही दो देशों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे जिनमें बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी और श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में अध्ययन करेंगे कि बेल्जियम यूरोप का एक बहुत छोटा सा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से जुड़ती है। यहाँ की आबादी 1 करोड़ से थोड़ा अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के करीब आधी है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और उनकी भाषा फ्रेंच है, वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और शेष जो हैं 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं और 59% हिस्सा जो फ्लेमिश इलाके में रहता है वो डच बोलता है। सबसे कम फीसदी लोग जर्मन हैं, जिन राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। सबसे अधिक भाषा बोलने वाले वहाँ फ्रेंच हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग इस स्थिति से अपनी नाराजगी व्यक्त करने लगे। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच टकराव पैदा होने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप राजधानी ब्रुसेल्स में दिखाई दिया। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत बहुत अधिक थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और बहुत अल्पमत थे। इनकी तुलना हम एक ऐसे देश से करें जिसका नाम श्रीलंका है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, यानी श्रीलंका में सबसे अधिक भाषा बोलने वाले सिंहली हैं। उनका दबदबा है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% लोग हैं। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18% ही है। और इसमें 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी मूल के तमिल। जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से श्रीलंका लाए गए थे।
और भारत से लाए गए लोगों की वो वंशज है, संतान है। श्रीलंका के नक्शे पर अगर ध्यान से देखा जाए तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में स्थित है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग हैं और सिंहली भाषी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि तमिल भाषी लोग कुछ हिंदू हैं और उनमें कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% ही रहा है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर वहां अपना अधिकार जमा लिया, प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक बस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों के प्राथमिकता दी गई। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनके बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से उसको मना कर रही है, वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदों के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध अब धीरे धीरे बिगड़ने लगे, उनमें टकराव पैदा होने लगा। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों को मांग को लेकर अब संघर्ष शुरू कर दिया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्ता की उनकी मांगों को लगातार दरकिनारा कर दिया गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम यानी सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक अब संगठन बनने लगे। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास के जो अविश्वास है वह अविश्वास ने बड़े टकराव का अब रूप ले लिया। यह टकराव अब गृह युद्ध के रूप में परिणत हो गया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे गए। अनेक परिवार अपने देश से भागकर दूसरे देश में जाकर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई। बेल्जियम की समझदारी क्या थी? बेल्जियम की समझदारी कि बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का अपना निर्णय लिया, फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 से 1993 के बीच उन्होंने हमें संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न होने पाए और सभी मिलजुल कर इस देश में रहे। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह कल्पनाशील है तथा कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें वो इस प्रकार हैं कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या एक समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो।
दूसरा ये है कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों की सुपुर्द कर दी, यानी राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार के बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। तीसरी बात यह है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यह एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। चाहे वे जहां भी रहते हो, इस समुदाय सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृत, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का भी अधिकार है। आपको बेल्जियम का ये जो मॉडल है कुछ जटिल लगता है, निश्चित रूप से यह है जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बहुत अच्छी रही है। इसमें मुल्क में गृह युद्ध की आकांक्षाओं पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर भी 2 टुकड़े में बट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स में उसका मुख्यालय चुना गया। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, सत्ता की साझेदारी के बारे में अध्ययन किए। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में पढ़े और बेल्जियम की समझदारी के बारे में अध्ययन किए। बच्चों, जहाँ तक मैं बताया उसके बारे में अध्ययन करना और इस पर पढ़कर कुछ प्रश्न हैं उसको हल करना। धन्यवाद।